हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माय सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाइए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है, उसके डिफिनीशन, एग्जांपल्स एंड उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आप लोग अम्ल के बारे में समझ गए ना, तो क्षार के बारे में तुरंत समझ जाओगे, और अगर अम्ल और क्षार दोनों के बारे में समझ गए ना, तो लवण के बारे में आप तुरंत समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में समझेंगे। देखो, अम्ल की बच्चों दो डिफिनीशन है, एक जो है वो सिंपल सा डिफिनेशन है और दूसरा जो है वो वैज्ञानिक डिफिनेशन, जो आर्हेनियस के अनुसार, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूछा जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा डिफिनेशन देखेंगे अम्ल का, जो बहुत ही आसान है और इजी है। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल याद रखना, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, बिकॉज उसका जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच वैल्यू वो कितना होता है, 7 से कम होता है, और 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होगा तो वो स्वाद में खट्टा ही होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। जो अम्ल होता है वो नीला, जो नीला अगर एक लिटमस पेपर लोगे ना, नीला लिटमस पेपर, और उस पे एसिड डालोगे तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, रंग परिवर्तन कर देगा। रंग परिवर्तन का मतलब होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर ऑब्जेक्टिव में आता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। ऑप्शंस आपके पास होते हैं अम्ल, क्षार, लवण या बेकिंग सोडा, तो आप ऑप्शन लगाना अम्ल। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो हमारा अम्ल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अम्ल कहलाता है। अब अम्ल का हम लोग एक आर्हेनियस के अनुसार जो उनका डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स यहां समझाऊंगा। ठीक है, कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन, जो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम लोग अम्ल का डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो देखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन, जैसे आपका एक जलीय विलयन होता है ना, जलीय विलयन, जैसे हमारा एक जलीय विलयन है, अब अगर अम्ल को डालोगे ना तो क्या करेगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होना, वियोजित होने का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जैसे आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था तो उसका मतलब टूटना होता है, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो यहां वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का आयन का मतलब होता है H+ आयन, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई पदार्थ है, अगर वो जलीय विलयन में वियोजित होता है अर्थात टूटता है, ठीक है, तो अगर वो H+ आयन देता है तो वो ध्यान रखना हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, अर्थात एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, अम्ल का आपको यहां डेफिनेशन समझ में आ गया, दोनों डेफिनेशन, फर्स्ट सेकंड दोनों। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा इसका जो अम्ल है ना, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे हमारा बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा HCl है, जो कि बहुत ही हार्ड अम्ल है, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा हम लोग लिखते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये हमारा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल। तीसरा हम लोग लिखते हैं एक और H2SO4, H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। यानी कि ये 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने समझ लिया। पहला क्या है, पहला हमारा है बच्चों HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो अम्ल के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन। कहते हैं अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने समझा कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल का उदाहरण। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले अम्ल के भौतिक गुण।
ठीक है, अम्ल का भौतिक गुण। इससे पहले मैं आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में इतना पछताओगे कि बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो फिर कहोगे सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। आज ही मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया गया है। श्रवण लेक्चरर ऐप पहले डाउनलोड करूं। देखो आपसे मैं बहुत ही ज्यादा आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आज के बाद मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट वार्निंग है। श्रवण लेक्चर ऐप को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लो, मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इतनी मिनिमम प्राइस में आपको कोई तैयारी नहीं कराता, आप लोगों के लिए इतनी अच्छा बैच बनाया गया है बच्चों, इतना अच्छा बैच बनाया गया है, टॉपर बैच। देखो टॉपर बैच आप सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी मिनिमम फीस है, बाद में जब बढ़ जाएगा तो आप कहोगे सर आपने फीस बढ़ा दिया, हम गरीब हैं कैसे ज्वाइन करें। देखो अभी इसलिए मैंने कम कर दिया है, ठीक है, तो आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो, फटाफट से कॉल या व्हाट्सएप कर लो बच्चों, 9918863196। इस नंबर पे आप लोग फटाफट से कॉल या व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कैसे ज्वाइन करना है, सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जा रहा है, इतनी मिनिमम फीस में आपको कोई नहीं तैयारी कराएगा, ठीक है। अभी ऑफर है, इसलिए मैं आपकी पूरे साल की फीस है बच्चों, पूरे साल की फीस है इसकी 799, पूरे साल की, ठीक है, पूरे साल की फीस केवल 799 है, पूरे साल। आपको पूरे साल 4 से 5 टीचर पढ़ाएंगे, मैं उनका फीस दूंगा, ठीक है। इतने सारे ऐप में खर्चे लगते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करो इसको, क्योंकि टॉपर बैच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप 799 फीस में पूरे साल की तैयारी कर लोगे, अगर आप एक छोटी सी कोचिंग एक सब्जेक्ट का करने जाओगे, एक सब्जेक्ट का 500 रुपए आपको देना पड़ेगा केवल 1 महीने के, मैं 12 महीने आपको पढ़ाऊंगा और 799 फीस है पूरे साल की। तो आप लोग ज्वाइन करो, और हाँ आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। मनी प्रॉब्लम है तो भी आप कॉल व्हाट्सएप करो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा कम प्राइस में आपको ये कोर्स दे दूंगा टॉपर बैच, क्योंकि हम समझते हैं आप कहां से पैसे आते हैं, सब कुछ मैं समझता हूं, क्योंकि हम भी पहले क्या थे, मिडिल क्लास से थे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉल या व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 9918863196, ऐप को डाउनलोड करके टॉपर बैच को फटाफट से ज्वाइन कर लो, हमारे पास मैसेज या कॉल करो, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है, तो आप लोग चूको मत, क्योंकि अब इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी दोबारा क्लास 10th में नहीं आओगे, क्योंकि ये आपके पूरे जिंदगी का एक ही साल में क्लास 10th में आए हो, ठीक है। तो आप लोग कॉल या व्हाट्सएप जल्दी से करो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं जो अम्ल है ना, अम्ल के भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण देखो, अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलीय होता है। जो अम्ल होता है ना बच्चों, अम्ल वो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, तथा जो जल होता है जल में विलीय होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत आसान है। अगर भौतिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम में कहे अम्ल के 2 भौतिक गुण लिखो 2 नंबर में, तो लिख देना अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जल में विलीय होता है, और जो अम्ल होता है वो आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये अम्ल के 2 भौतिक गुण हैं, बोर्ड एग्जाम में छाप कर जरूर आना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला जो है अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में समझते हैं, ठीक है। अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में देखो, अम्ल का रासायनिक गुण उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना भौतिक गुण है, ठीक है। तो रासायनिक गुण में हम लोग एक एक को समझेंगे। सबसे पहले देखो, अम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके, जैसे अम्ल जो है, अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक, जडन, जिंक, सोडियम, Na यानी कि सोडियम, ठीक है, जिंक, जडन, Na, सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो Mg है, तथा आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा है पहला रासायनिक गुण। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स, हम लोग कैसे इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे हम एक अम्ल लेते हैं और एक धातु लेते हैं, ठीक है। एक धातु लेंगे, धातु जो है जैसे हमारा Fe भी एक सक्रिय धातु है, ठीक है। तो Fe हम लोग लेते हैं बच्चों Fe, ठीक है। ध्यान रखना ये हमारा एग्जाम्पल है Fe में क्या करेंगे हम लोग 2HCl लेंगे, क्योंकि 2HCl इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसे बैलेंस रखना है, ठीक है। बाद में बैलेंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले से ही बैलेंस कर रहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना इसका 2 होता है ना, इसलिए हम लोग 2HCl ले लेते हैं। अब यहाँ जो है ना हमारा FeCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
FeCl2 बन जाएगा और प्लस यहाँ हाइड्रोजन जो है ना H2 ये बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल गया, यही तो बता रहा है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। याद रखना ये हमारा फेरस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया है, ये हमारा फेरस क्लोराइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारा बन गया बच्चों अम्लों के साथ हमारा रासायनिक गुण। और पहला जो कि मैंने Fe के साथ रिएक्शन कराया और बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट अब हमारा दूसरा नंबर रासायनिक गुण आता है कि धातु जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो जो हमारा अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे हमारा Ca है, Ca मतलब धातु और इसके साथ O जोड़ दो, मतलब CaO, ये हो गया धातु ऑक्साइड। Zn हमारा है, Zn हमारा क्या है, धातु है, उसके साथ O जोड़ दो, ये हमारा हो गया धातु ऑक्साइड। बस यही तो है धातु ऑक्साइड, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझना, जैसे हमारा अम्ल जो है वह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। अब कैसे अभिक्रिया करेगा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं बच्चों, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो हमारा धातु ऑक्साइड में ले लेता हूं Ca से धातु और O हमारा ऑक्साइड जुड़ गया, ठीक है, CaO, और हम लेते हैं 2HCl, इसको बैलेंस रखना जरूरी है। तो हमारा 2HCl का मतलब क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये हमारा है क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। मैं नाम लिख देता हूं थोड़ा सा, वैसे आप लोग नाम लिख लिया करो, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जब अभिक्रिया करेगा ना बच्चों, अभिक्रिया करेगा तो यहां Ca जो है Ca और Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है, जो कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड है। और यहाँ जो हमारा है H2O, देखो H2 यहाँ है, एक वो यहाँ है, तो यानी कि प्लस H2 यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकल आएगा। अब क्या कहा था, जब यह अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो ये हमारा लवण है बच्चों और ये हमारा जल है, तो लवण तथा जल ही बनाना। जैसे हमारा ये जो है धातु ऑक्साइड के साथ जो अम्ल है वो अभिक्रिया करा तो लवण तथा जल बना, ये हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा जो अम्ल होता है उसका डिफिनीशन, अम्ल के एग्जाम्पल, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। अब हमारा आता है क्षार के बारे में, यानी कि वेश के बारे में। अब हम लोग समझते हैं क्षार यानी कि वेश के बारे में, और ध्यान से समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आना है, टॉपर बनना है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। देखो हमारा जो क्षार है ना, क्षार के बारे में, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या फिर कड़वा होता है। देखो अम्ल जो था वो खट्टा होता है और ये जो होता है ये कड़वा होता है, ठीक है, तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, हमारा क्षार कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, क्षार आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो होता है स्वाद में कड़वा होता है और ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता था, अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता था, सेम उल्टा ये है, ठीक है, सेम उल्टा है, क्योंकि इसका जो होता है पीएच वैल्यू जो होती है, अभी मैं आपको आगे पीएच वैल्यू भी पढ़ाऊंगा, वो हमारा 7 से अधिक होता है, इसीलिए ये सब होता है। अगर 7 से कम होता तो वो हमारा अम्ल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इस क्षार के बारे में समझाता हूं आरहेनियस के अनुसार, ठीक है, आरहेनियस के अनुसार समझते हैं। देखो आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार समझते हैं क्या, क्षार के बारे में। अभी तक हम लोगों ने आरहेनियस के बारे में अम्ल के समझा था, वैसे क्षार के। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम लोग OH माइनस आयन कहते हैं, OH माइनस आयन ध्यान रखना, देते हैं, ठीक है, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो इसको क्षार कर लेना, क्षार कहलाता है, ठीक है। अगर जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस आयन, तो वो याद रखना क्षार होता है, H प्लस आयन का मतलब अम्ल होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर हमारा OH माइनस आयन दे तो वो हमारा क्षार है, अगर हमारा प्लस H प्लस आयन दे तो वो हमारा अम्ल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं, हम लोग क्षार का एग्जांपल देख लेते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्षार का एग्जांपल, ठीक है, क्षार का एग्जांपल देखते हैं। देखो OH माइनस आयन है ना, तो इसमें OH आएगा, जैसे हमारा NaOH है, इसके लास्ट में OH आया ना, तो ये हमारा क्षार है। दूसरा हमारा है KOH, इसमें भी लास्ट में क्या आया, OH, तो हमारा क्षार है।
तीसरा है बच्चों NH4OH, NH4OH, इसके लास्ट में OH आया तो वो समझ लेना क्षार है आदि। बस 3 एग्जाम्पल बहुत है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट में इसमें OH आया, इसमें भी OH आया, इसमें भी OH आया, तो ये सब समझ जाना कि हमारा वेस है यानी कि क्षार है, ठीक है। तो ये हमारा क्षार का एग्जाम्पल्स हो गए, क्षार के 2 हमारे परिभाषा हो गए आर्हेनियस के अनुसार और एक सिंपल सा डिफिनीशन जो कि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो क्षार के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्षार के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। ये क्षार कर देना बच्चों, थोड़ा सा मिसफील्ड है। क्षार के भौतिक गुण, देखो क्षार का भौतिक गुण बहुत आसान होता है, ठीक है। ये क्षारक जो होते हैं, देखो क्षार को क्षारक भी कहा जाता है, ठीक है। क्षारक कह सकते हो, क्षार कह सकते हो, बेस तो है ही। देखो क्षार जो होता है जल में विलेय तथा स्वाद में कड़वा होता है। देखो अम्ल भी जल में विलेय था बच्चों और क्षार भी जल में विलेय है, लेकिन अम्ल खट्टा था और ये कड़वा है, ठीक है। ये कड़वा है, बस इतना समझना। और क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है। अगर आप क्षार को एक बार छुओगे ना, टच करोगे, तो वो क्या होगा, क्षार जो होता है वो साबुन जैसे चिकना होता है ना, वैसे हमारा क्षार जो होता है साबुन की तरह चिकना होता है, ठीक है। क्षार के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग समझने वाले हैं क्षार के रासायनिक गुण के बारे में, क्योंकि रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितना ज्यादा भौतिक गुण और क्षार का डिफिनीशन होता है उतना ही ज्यादा रासायनिक गुण होता है, क्योंकि कभी कभी आपसे रिएक्शन आ जाता ना कि क्षार का हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो कैसे कराओगे, तो लवण बन जाएगा ना, क्षार अम्ल की अभिक्रिया लवण। तो वैसे आपके इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो धातु के साथ जब क्षार अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है, उसको, ठीक है। एग्जांपल, जो हमारा धातु जो है जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो धातु मैंने ले लिया Zn, जिंक है, और प्लस हमारा क्षार है 2NaOH, 2NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्शन करेगा ना बच्चों, ये जब रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा Na2, जो हमारा Na2 यहां से चला जाएगा, Zn यहां से चला आएगा और यहां O2 है ना, तो यहां O2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये हमारा है जिंक, जो कि आपको पता ही होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना, ये हमारा है सोडियम जिंकेट, और ये हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है। बगल में आप लिखना चाहते हो तो ये सॉलिड होता है, एस लिख देना बगल में, ब्रैकेट में एस ऐसे लिख देना। ये एक्वस AQ होता है, ऐसे AQ लिख सकते हो ब्रैकेट में, AQ, ये भी हमारा AQ, और ये गैस होता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों जो धातु का हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया, ये पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है क्षार का रासायनिक गुण में, ठीक है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरा ध्यान से समझना। दूसरा देखो आधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया। जब हमारा आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार का अभिक्रिया होता है, तो यहां देखो अगर क्षार जो है वो आधात्विक ऑक्साइड यानी कि आधातु, CO जो है वो आधातु है, और O2 लगा दो यानी कि आधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। C मतलब आधातु, O2 मतलब ऑक्साइड, यानी कि हमारा आधात्विक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो लवण तथा जल बनेगा, क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका समझते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है उसको। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेते हैं आधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है, CO2। फिर हम लोग क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षार, CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस, 2 लगाना, ठीक है। ये हमारा बुझा हुआ चूना है। अब देखो बनेगा क्या, सबसे पहले आपका लवण बनेगा। लवण का मतलब क्या है बच्चों, CaCO3 बनेगा। जैसे यहां से Ca हो गया, Ca कैल्शियम, और C एक और है ना, ये C, और O हमारा यहां 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि CaCO3 प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। आपको रिएक्शन समझ में आया, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, ठीक है, एंड ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। मैं लिख देता हूं इसको ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर है, जल है, ठीक है। तो ये हमारे 2 हो गए बच्चों क्षार के हमारे रासायनिक गुण। अब हम लोग देखते हैं, देखो हम लोगों ने समझा अम्ल के बारे में,
अम्ल का डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसे हम लोगों ने क्षार के बारे में समझ लिया। अब हमारा आता है लवण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लवण, लवण के बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखो लवण में क्या है, बहुत ज्यादा इजी भी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अम्ल क्षार समझ लिया तो लवण आसानी से समझ में आ ही जाएगा। देखो जो अम्ल होता है और क्षार होता है, अम्ल तथा क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती हैं, जो अम्ल है और क्षार है आपस में अभिक्रिया करती हैं, तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा तथा जल मिलेगा, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन पूछे तो यही लिख देना कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सा बात है। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन यानी कि एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल जैसे हम लोग अम्ल लेंगे और क्षार। अम्ल हमारा है बच्चों HCl, ठीक है, और प्लस क्षार मैंने ले लिया NaOH, ये हमारा क्षार है। ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। कहने का मतलब है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगी तो लवण बनाएगा तथा जल बनाएगा। अब लवण तथा जल कैसे बनेगा, लवण का मतलब है यहां से Na आ गया, यहां से Cl आ गया, यानी कि NaCl हमारा क्या है, ये लवण है, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। देखो ये हमारा H2O, जो हमारा यहाँ से H एंड H और O, ठीक है, H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब पानी। जैसे जब नमक बनता है ना तो उसके साथ वाटर भी बनता है ना, तो वही चीज है, ये हमारा नमक है, लवण है। तो यहाँ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करी तो लवण तथा जल बना है। ठीक है, तो बस लवण के बारे में इतना ही था। लवण के कोई भौतिक गुण रासायनिक गुण नहीं होते। तो अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, हम लोगों ने समझा बच्चों अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में, ये तीनों चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये अम्ल क्षार एवं लवण में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा PDF नोट्स वीडियो सब कुछ चाहिए तो टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, तुरंत आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन करो। आप लोग कॉन्टैक्ट पहले कर लेना 9918863196, इस नंबर पे फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लो। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सूचक के बारे में। अब हम लोग क्या समझेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, आखिर सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो इंडिकेटर या फिर सूचक का मतलब होता है जो दोनों पक्ष में हो। भैया अम्ल के तरफ भी है, क्षार के तरफ भी है, बीच में। जैसे गांव में एक लोग होते हैं ना कि आपके साथ भी होंगे, आपके दुश्मन के साथ भी होंगे। ठीक है, वैसे ये भैया है सूचक, और इसके बारे में हम लोग इतने अच्छे से समझेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सूचक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा अम्ल होता है और क्षार होता है। ठीक है, सूचक हुए पदार्थ हैं, अम्ल व क्षार जो होते हैं सूचक हुए पदार्थ हैं, जिनका अम्लीय विलयन में तो एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होगा। ठीक है, जैसे अम्लीय विलयन में अगर रेड है ना, मतलब मान लो रेड है, तो क्षारीय विलयन में येलो हो जाएगा, मतलब इनका रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सूचक। ठीक है, जिसका अम्लीय विलयन में एक अलग रंग होता है और क्षारीय विलयन में एक अलग ही रंग होता है, तो वो हमारा एक सूचक होता है। ठीक है, समझ में आया ना? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, खुशी के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। तो अम्ल में इसका जो होता है वो दूसरा रंग होता है और क्षार में हमारा दूसरा रंग होता है। मतलब अगर अम्ल में लाल होगा तो क्षार में पीला हो जाएगा, मतलब अलग अलग रंग होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक सूचक है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे दो सूचक मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। पहला हम लोग मिथाइल ऑरेंज देखेंगे और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो फिनोक्थिलीन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज के बारे में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। मिथाइल ऑरेंज ये किस रंग का होता है, एक नारंगी रंजक है या सूचक है, कुछ भी कह सकते हो। एक किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। ठीक है, रंजक है, ध्यान रखना, नारंगी रंग का
रंजक है, ठीक है। कौन? जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो एक नारंगी रंग का रंजक होता है। अब ये नारंगी रंग का होता है, लेकिन ये अम्ल में मिलकर एक अलग ही रंग हो जाता है और क्षार में मिलकर एक अलग ही रंग हो जाता है, वो समझते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है उसे अम्ल में मिलाते हैं, फिर हम लोग क्षार में मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे, जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज प्लस हम लोग अम्लीय करते हैं, मतलब अम्ल मिलाते हैं। अगर हम मिथाइल ऑरेंज में अम्ल मिलाते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का, यानी कि लाल कलर का, ध्यान रखना, ठीक है, लाल कलर का हो जाता है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज में क्या मिलाते हैं? अम्ल मिलाते हैं, तो ये जो हमारा भैया मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का था वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, आप समझ जाना, ये मिथाइल ऑरेंज है, प्लस हम लोग क्षारीय विलयन में लेते हैं। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है, क्षारीय विलयन में लेते हो तो यही जो है ना वो पीला हो जाता है, ठीक है। अगर रेड कब हो जाता है? जब हम मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में मिलाते हैं, और पीला कब हो जाता है? जब हम इसी मिथाइल ऑरेंज को क्षार में मिलाते हैं। क्यों? पीएच वैल्यू के कारण, ठीक है, इसका रंग बदल जाता है। तो यहां आपको पहला मैंने समझा दिया मिथाइल ऑरेंज के बारे में, एक नारंगी रंग का रंजक होता है, जो मिथाइल ऑरेंज अम्ल में मिलकर लाल हो जाता है, और यही मिथाइल ऑरेंज क्षार में मिलकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला है मिथाइल ऑरेंज। अब दूसरा हम लोग सूचक के बारे में समझते हैं, फिनोप्थलीन के बारे में, ठीक है। फिनोप्थलीन कैसे रंग को चेंज करता है वो हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से, एंजॉय के साथ, ठीक है। देखो, जो हमारा फिनोप्थलीन है ना, फिनोप्थलीन क्या करता है? फिनोप्थलीन एक रंगहीन पदार्थ है। जो हमारा मिथाइल ऑरेंज था वो कैसा था? नारंगी रंग का पदार्थ था, और ये हमारा क्या है? एक हमारा रंगहीन पदार्थ है। क्या है? एक रंगहीन पदार्थ है जिसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये अम्लीय विलयन में रंगहीन, मतलब अगर आप अम्लीय विलयन में मिलाओगे तो ये रंगहीन ही होगा, ठीक है। अगर आप मान लो इसको अम्लीय विलयन में मिलाते हो तो ये रंगहीन ही होगा। लेकिन अगर जबकि हम फिनोप्थलीन को क्षारीय विलयन में एक ही बूंद डाल देते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब फिनोप्थलीन को अगर आप अम्लीय विलयन में मिलाएं तो रंगहीन ही रहता है, और अगर आप इसे फिनोप्थलीन को क्षारीय विलयन में मिलाओगे तो ये भैया लाल हो जाते हैं। समझ में आया ना? अब मैं आपको समझाता हूं अपने तरीके से। देखो, हम लेते हैं मान लो फिनोप्थलीन, एग्जाम्पल, या फिर मैं आपको एक तरीके के द्वारा समझाता हूं, समझ लो एग्जाम्पल ये, जैसे ये हमारा फिनोप्थलीन है, ठीक है। फिनोप्थलीन, ठीक है, ये हमारा क्या है? फिनोप्थलीन। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों? अम्ल में मिलाते हैं, यानी कि अम्लीय में। अगर आपने अम्लीय में मिला दिया तो ये भैया हो जाते हैं क्या? रंगहीन। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कहने का मतलब है कि रंगहीन हो जाता है। और इसी फिनोप्थलीन को मैं एक डैश के द्वारा समझाता हूं, यहां फिनोप्थलीन ही लिख लेना, ठीक है। और इसी को अगर हम क्षारीय में मिलाते हैं, किसमें? क्षारीय में, तो यही फिनोप्थलीन लाल हो जाता है। मतलब अगर आप अम्ल में मिलाओगे तो रंगहीन, और यही फिनोप्थलीन अगर आप क्षार में मिलाओगे ना तो यही लाल हो जाता है। ये होता है फिनोप्थलीन एक सूचक, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो अम्ल में तो अलग रंग देता है, क्षार में अलग रंग देता है। बस ये दो एग्जांपल्स बहुत हैं। अगर आप एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोप्थलीन और सूचक के बारे में समझ गए ना, समझ लो आपका 4 नंबर फिक्स है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं और शायद आप लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम आप लोगों के तरीके से पढ़ाते हैं और आप लोगों को समझते हैं कि कैसे आप समझ पाओगे, ठीक है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज और सूचक। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चों, ये पीएच वैल्यू, पीएच का परिभाषा, ठीक है। पीएच मान कैसे निकालते हैं सब कुछ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। पीएच की परिभाषा को समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि पीएच को कैसे हम लोग मापते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा पीएच की परिभाषा। तो समझो ध्यान से, पीएच की परिभाषा देखो, जो पीएच होता है, पीएच अम्लों एवं क्षारक, इसको क्षारक कर लेना है, क्षारकों के जलीय विलयन में। जैसे हमारा जो पीएच है ना,
अम्ल का अलग होता है, क्षार का अलग होता है, सभी को पता है। तो वही बता रहा है कि पीएच जो है वो अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। आखिर हमारा इसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन आयन हैं। तो वो एक हाइड्रोजन आयन मापने की इकाई है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो पीएच की परिभाषा बस इतनी सी है कि पीएच जो है अम्लों एवं क्षारकों में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, याद रखना जो हमारा H+ आयन होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं, कि सांद्रता मापने की इकाई है और किसी विलयन का पीएच मान जो होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। अब कहोगे सर इसका फार्मूला क्या होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। अब हम लोग समझते हैं पीएच का जो सूत्र है उसको, ठीक है, पीएच का जो सूत्र है उसको समझ लेते हैं। यानी कि सूत्र बहुत ही आसान है। देखो जो पीएच होता है ना, पीएच, ठीक है, वो बराबर होता है माइनस लॉग, यानी कि जो आपका लघुगुणक कह रहा है ना वो माइनस लॉग है, ठीक है, माइनस लॉग, और ब्रैकेट में आप लोग लिख देना H+ आयन हाइड्रोजन सांद्रता, ये होता है बच्चों इसका फार्मूला, ठीक है। बस पीएच वैल्यू इतना समझना था, निकालना कैसे है वो मैं आपको न्यूमेरिकल के द्वारा और जब आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो पीएच की परिभाषा, पीएच का सूत्र, ठीक है, ये याद रखना, माइनस जरूर लगाना। तो अब हम लोग समझते हैं पीएच कैसे मापा जाता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि जो हमारा पीएच है, पीएच पैमाना क्या मापता है, पीएच पैमाना हमारा क्या मापता है, कैसे मापते हैं, इन सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखो जो पीएच पैमाना है वो अम्ल जो होते हैं और क्षार जो होते हैं, मतलब अम्ल और क्षार दो चीजें होती हैं। तो अम्ल और क्षारकों के जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो हमारा एसिड होता है, बेस होता है, उन दोनों के मतलब में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको मापने के लिए हम लोग पीएच पैमाना का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग मिल्क है, दूध, उसमें मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक यंत्र आता है। अब हम लोग यहाँ जो पीएच पैमाना है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे अम्ल और क्षार में मापने के लिए हम लोग एक पीएच मान, पीएच पैमाना का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों को फिगर के साथ समझाता हूं कैसे पीएच पैमाना होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं लाइन के द्वारा समझाता हूं यहां, ठीक है। अब आप लोगों को एकदम सीधी लाइन खींचना है, यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 एंड 14, बस 14 तक चलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 0 से लेकर 14 तक। अब ये जो हमारा 7 है ना, ये कॉमन है, मतलब ये यहां आप लोगों का ये बीच का एंगल समझ लो, ठीक है, वो समझना। जैसे हमारा माध्यक है, मैथ में माध्यक पढ़े हो बीच में, बस वही चीज समझ लो, माध्यिका माध्यक, ठीक है। अब देखो यहां से जो हमारा देखो 0 से लेकर और 7 के बीच में हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 के बीच तक होता है, ये याद रखना, बिल्कुल 7 तक नहीं जाना है, क्योंकि जो खुद 7 होता है ना वो हमारा उदासीन होता है। जैसे हमारा जल है, जल का ना तो आपका स्वाद कोई नहीं होता, ना तो आपका खट्टा होता है, ना तो मीठा होता है, ना तो कड़वा होता है, तो वो उदासीन होता है, ठीक है। उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। अब हमारा 7 से लेकर और 14 के बीच में वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में हमारा क्षारीय होता है। ये हमारा क्या है, एक पीएच स्केल है, जैसे हम लोग पीएच वैल्यू को मापते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा हमारा अगर 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो हमारा अम्लीय होगा, और हमारा 7 से लेकर 14 के बीच में होगा तो वो हमारा क्षारीय होगा, ठीक है। और जो खुद 7 होता है वो उदासीन होता है। ये जरूर बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीएच वैल्यू पूछा जाए तो आप ये लगा कर आना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो पीएच होता है अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है, तो 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक, ठीक है। ऐसे आपको वहां टिक लगाना होगा, ठीक। को थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे हमारा सिरका होता है, सिरका आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा खट्टा होता है सिरका। अब बताओ सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है, और जो सिरका का जो पीएच वैल्यू होता है ना, सिरका का पीएच वैल्यू
वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 इसलिए होता है क्योंकि वो अम्लीय होता है, खट्टा होता है। जितना कम होगा ना उतना ज्यादा खट्टा होता जाएगा। जैसे मैं आपको एक नींबू का पीएच वैल्यू कभी आप लोगों ने सोचा है कितना होता है? याद कर लेना थोड़ा सा। जैसे नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है, नींबू जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 2.5 होता है। जो हमारा पीएच वैल्यू है वो 2.5 होता है। इसलिए यहाँ देखो बीच में, इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होगा। 2.5 नींबू का है तो नींबू देखो कितना खट्टा होता है। अब जैसे दूध है, दूध वो हल्का मीठा होता है ना, तो इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 6.5 है। 6.5 लगभग क्षारीय के साइड में। ठीक है, हल्का खट्टा और मीठा होता है। तो ये सारे थोड़े थोड़े पीएच वैल्यू याद कर लेना। सिरका का 4 होता है, नींबू का 2.5 होता है, दूध का 6.5 होता है, वाटर का 7 होता है, वाटर का बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों पीएच वैल्यू, पीएच पैमाना क्या मापता है, कैसे मापते हैं, सब कुछ। ठीक है, अब हमारा आता है बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मजा वाला टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर वाला टॉपिक, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। देखो ये हमारा है बच्चों व्रंजक चूर्ण। क्या है? व्रंजक चूर्ण। ठीक है, व्रंजक चूर्ण जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। व्रंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। व्रंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, सब कुछ समझेंगे। रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुभार, सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चों कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम ध्यान से समझना। अगर आपको अणुसूत्र पता है तो रासायनिक नाम ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे अणुसूत्र है CaOCl2। अब देखो ध्यान से, Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। O का मतलब ऑक्सी। क्या होता है? O का मतलब होता है ऑक्सी। ठीक है, और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से समझो। ठीक है, जिंदगी भर याद रखो। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अणुसूत्र अगर याद है CaOCl2 भैया व्रंजक चूर्ण का फार्मूला है, तो आप याद रखना Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा ना, केमिकल नेम, वो होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अब अणुभार बच्चों, अणुभार 127 होता है। 127 होता है, ये याद रखना। कैसे होता है ध्यान से समझो। जैसे हमारा Ca है, Ca का लगभग जो हमारा सूत्र जो है, परमाणु भार कितना होता है? लगभग 2 गुना। ठीक है, जैसे आप इसका परमाणु क्रमांक देखना, इसका और इसका, और इन सब का 2 गुना करके जोड़ देना, 127 आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया है। तो 127 याद रखना कि हमारा अणुभार होता है, अणुसूत्र CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। किसका? व्रंजक चूर्ण का। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि इसको बनाया कैसे जाता है। समझना तो ये जरूरी है कि बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि। बनाने की विधि इतने अच्छे से समझोगे कि आप घर पे बनाओगे। नहीं, घर पे नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, देखो बनाने की विधि समझते हैं बच्चों। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। तो बनाने की विधि में क्या है, देखो जो व्रंजक चूर्ण होता है, व्रंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूने का फार्मूला। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन याद करेंगे Cl2। अब इस पर हम लोग Cl2 मतलब हम लोग क्या करेंगे? Cl2 से क्रिया द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें, क्लोरीन का बौछार करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? व्रंजक चूर्ण। वही तो कह रहा कि व्रंजक चूर्ण जो है का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब कहोगे सर कैसे? मुझे नहीं पता, तो मैं बताऊंगा ना कैसे पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। देखो, अब देखो ध्यान से, मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाता हूं या फिर कह सकते हो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ठीक है, देखो बनाने की विधि जरूर तैयार कर लेना, 2 नंबर में 7 नंबर में जरूर आते हैं ये। तो देखो बनाने की विधि में बहुत आसान है। देखो Ca है, OH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है? ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, जिस पर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड पर, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड पर हम लोग वाटर का बौछार कराए, वाटर की रिएक्शन कराए, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम लोग इस पे कराएंगे Cl2 का बौछार। अगर हमें ये व्रंजक चूर्ण बनाना है, क्या बनाना है? व्रंजक चूर्ण। तो हम लोग जो बुझा हुआ चूना है उस पर Cl2 जब प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो हमारा Ca यहां से आ जाएगा, एक वो यहां से आ जाएगा,
CaO और यहां से Cl2 आ जाएगा, Cl2 CaO Cl2 और प्लस हमारा देखो H2 यहां से एक वो बच गया है तो प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, यही तो है वरंजक चूर्ण जिसे बनाना था, वरंजक चूर्ण यानी कि हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा बुझा हुआ चूना है, नाम लिख लेना यार, यहाँ मैंने लिख रखा है बुझा हुआ चूना, ठीक है ये। और ये हमारा क्लोरीन है, जब हमने इसका अभिक्रिया कराया तो वरंजक चूर्ण जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं प्लस वाटर और जल बना। ये है बच्चों जो हमारा वरंजक चूर्ण है, इसको बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि समझ में आ गया ना, बनाने की विधि कैसे बनाना है, आसान है बस। अब हम लोग देखते हैं इसके, देखो सबसे पहले हम लोगों ने समझा इसका अणुभार, अणुसूत्र, रासायनिक नाम, ठीक है। अब हम लोगों ने समझा बनाने की विधि, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसके भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। भौतिक गुण के बारे में समझते हैं, जो हमारा वरंजक चूर्ण है उसका भौतिक गुण। देखो मैंने 3 ऐसे भौतिक गुण लिए हैं जो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, पहले तो इसका रंग याद कर लेना, हल्का पीला रंग होता है। किस रंग का होता है, हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है। और यह जल में अल्पविलीय होता है, जल में बिल्कुल नहीं घुल जाता, जल में अल्पविलीय, छोटे छोटे दाने जो होते हैं ना वो ऐसे बिल्कुल नहीं घुलते, अल्पविलीय है, ठीक है, अल्पविलीय है। जैसे आप मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारा निरमा है, निरमा उसको बिल्कुल आप नहीं घुलेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है ना, तो वही ऐसे ये भी है, जल में अल्पविलीय है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। किस रंग का होता है, इसका जलीय विलयन हमारा दुधिया होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, इसका जलीय विलयन हमारा ये अल्प जलीय विलयन है और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। और एक और लिख सकते हो सभी में कि इसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ये सारे में लिख सकते हो, चाहे वरंजक चूर्ण हो, चाहे बेकिंग सोडा, चाहे जिसमें, क्योंकि इन सब का हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग रासायनिक गुण की तरफ आते हैं बच्चों। ये पहला रासायनिक गुण समझो पहले। रासायनिक गुण, गर्म जल के साथ क्रिया, जब हम इसका गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखो वरंजक चूर्ण जो है उसका हम लोग जल में विलय, ठीक है, जल में विलय कर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जो हमारा बच्चों, अगर हम लोग देखो ये क्लोरीन से ही मिलकर बना है, ठीक है, तो क्लोरीन जब आप उसमें डालोगे तो अगर आप गर्म करोगे तो निकलेगा जरूर। तो हमारा जो वरंजक चूर्ण को जल में विलय कर हम गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे हमारा है एग्जाम्पल, देखो यहाँ रिएक्शन, देखो CaOCl2 प्लस H2O अर्थात जल में हमने मिलाया, जल में विलय किया, तो बच्चों हमें मिला क्या, ध्यान से समझना, CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 हमारा गैस बाहर निकल जाएगा, Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन जो है बच्चों वो अभी जो मैंने बनाने की विधि बताया था उसका जस्ट उल्टा है, उसका जस्ट उल्टा है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया था, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित किया था, तो जो बनाने की विधि है उसमें तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल। अब उसी को मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जल की अभिक्रिया कराई और हमें क्या मिला, वो मिला बुझा हुआ चूना और प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये हमारा पहला है जब हम लोग इसका जल के साथ, गर्म जल के साथ क्रिया कराते हैं, हमारा पहला रासायनिक गुण है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला रासायनिक गुण। यहां देखो अगला रासायनिक गुण, ठीक है, यह तब अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। जब ये अम्ल के साथ क्रिया करती है ना तो भी क्लोरीन गैस निकालती है। अम्ल के साथ, जैसे हमारा HCl है, H2SO4 है, किसी के साथ भी अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ तो वो हमारा क्लोरीन गैस निकालती है। हम लोग रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन। जैसे हमारा CaOCl2, इसका हम लोग अम्ल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 मैंने लिया, H2SO4 लिया, तो हमारा मिलेगा क्या बच्चों, पहले हमारा बन जाएगा CaSO4, ठीक है, CaSO4 प्लस CaSO4 एंड हमारा एक बन जाएगा, देखो ध्यान से, H2 एंड यहां से O आ जाएगा, यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस तो हमारा बाहर निकलेगा ही। बस ये हो गया रिएक्शन, क्लोरीन गैस हमें बाहर निकालना था, बाहर निकल गया, ठीक है। अम्ल के साथ मैंने अभिक्रिया करा दिया, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखो उपयोग,
देखो हमारा जो व्यंजक चूर्ण है उसका उपयोग समझते हैं, कैसे उपयोग किया जाता है। पहला, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुओं को मारने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, जो हमारा पीने वाला जल है अगर उसमें जीवाणु आ जाए तो उसको हम जीवाणु को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक का मतलब है जो हमारा प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पूरा व्यंजक चूर्ण के बारे में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा व्यंजक चूर्ण के बारे में। हम लोगों ने सब कुछ समझा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, ठीक है, रासायनिक नेम, ठीक है, और उपयोग भी समझ लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ बेकिंग या फिर खाने वाला सोडा के बारे में। टॉपिक देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत सरल तरीके से। जितने सरल तरीके से हम हैं उतनी सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में। तो चलो हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हो, ठीक है। जो हम लोग सोडा खाते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा जिसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा के बारे में अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप किसी भी चीज को बनाना है बोर्ड एग्जाम में, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे व्यंजक चूर्ण हो, चाहे आपका धावन सोडा हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, कुछ भी, तो ये 3 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 हेडिंग आप शुरुआत में जरूर लिख दो, ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे, क्योंकि ये है इंट्रोडक्शन, और लोगों का इंट्रोडक्शन जाने बिना हम उनके बारे में नहीं बताते। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों, जो हमारा बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको नाम पता चल गया ना बच्चों, नाम पता चल गया ना, तो आपको अणुसूत्र ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे? देखो, सोडियम को हम लोग Na से और हमारा बाई, Na से सोडियम, बाई का H लगा दो, कार्बोनेट का CO3 होता है। NaHCO3 हमारा हो जाएगा इसका सूत्र, जो कि आप लोग देख सकते हो, अणुसूत्र NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 इसका अणुसूत्र होता है। एंड अगर अणुभार पूछा जाए तो जैसे हमारा 11 इसका प्रमाण क्रमांक होता है, इसका जस्ट 2 गुना कर लो, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? शायद 22, ठीक है। ऐसे इन सब का ऐसे आप 2 गुना करके जोड़ लोगे ना, तो ये हमारा 84 इसका अणुभार आएगा। अणुभार का मतलब होता है एटॉमिक मास, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट आप सबसे पहले हम लोगों ने समझा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने समझा इसका रासायनिक नाम क्या है, सेकंड हम लोगों ने समझा इसका अणुसूत्र क्या है, और थर्ड हम लोगों ने समझा इसका परमाणु भार क्या है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनाएं, बनाने की विधि, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बनाने की विधि 2 मार्क्स में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो बनाने की विधि हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको बनाने की विधि। देखो, मैं आपको सरल से सरल तरीका बताऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 95-97% हिट कर सको, और जैसा बताऊंगा वैसे लिख कर आना। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें बनाना है, यानी कि NaHCO3 को बनाना है, ठीक है। NaHCO3 को हमें बनाना है। तो इसको निर्माण के लिए सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट का मतलब है Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, NaCO3 लेना है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एंड के संतृप्त जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब होता है कि आप सोडियम या सोडियम कार्बोनेट को लोगे और उसको जल में मिलाना है, तो इसका मतलब होता है Na2CO3 में प्लस H2O कर देना है, जलीय विलयन। एंड आपका CO2, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। अगर आपको बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या फिर हमें खाने वाला सोडा बनाना है, ठीक है, बनाना है, तो समझ लेना हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एंड उसका जलीय विलयन चाहिए H2O, एंड प्लस आपको क्या चाहिए? CO2। तो हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब कहोगे सर इसको कैसे बनाएंगे? हम आपको रिएक्शन के साथ समझाते हैं, एग्जाम्पल जिसे कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है इसको बनाने के लिए? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि देखो नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। Na2CO3 जो हमारा है वो है सोडियम कार्बोनेट, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसमें हम लोग CO2 प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन साथ में एक बात और लिखा हुआ है कि हम लोग इसका जलीय विलयन, इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे, तो प्लस आप H2O भी कर लेना, ध्यान रखना। मैं आपको एक एक पॉइंट, H2O करना है, ठीक है।
H2O, क्योंकि हमने CO2 ऑलरेडी ले लिया है, H2O कर लेना है। अब हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा NaHCO3, NaHCO3, लेकिन हमारा Na यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ आप 2 लगा देना, ये हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है, बैलेंस हो गया बच्चों। बस आप देख लेना सारी चीजें बैलेंस है, ठीक है। जैसे हमारा O इधर कितना है, 1 है, 2 यानी कि 3 हो गया, N 3 6, और यहाँ हमारा कितना है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, और बना क्या, उसको मैं लिख देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हमें बनाना था। तो बनाने की विधि इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है, जिसे हमें बनाना था, जो कि हमारा बेकिंग सोडा या आपका खाने वाला सोडा है, ठीक है। तो बनाने की विधि का रिएक्शन आप लोग लिख लो बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। फिर हम लोग अगला अब हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलेट ठोस है, मतलब इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है, ठीक है, मतलब इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, और यह जल में अल्प विलेय पदार्थ है, मतलब ये जो है जल में अल्प विलेय है, बिल्कुल एकदम नहीं घुल जाता, जल में अल्प विलेय है। और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, मतलब ये इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से समझना अम्लीय क्यों होता है, NaHCO3 होता है ना इसका फार्मूला, NaHCO3। तो इसमें देखो हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन अगर होगा तो वो अम्लीय होगा ही, हाइड्रोजन आयन है इसलिए ये अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। 1 2 3 ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आपके भौतिक गुण नोट कर लो एक एक पॉइंट को। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह जल में अल्प विलेय है, साथ में इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है किसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो आपको बता देना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक गुण। अब बच्चों रासायनिक गुण क्या समझोगे, रासायनिक गुण बहुत ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले एक थोड़ा सा मिसफील्ड है, यहां जल अपघटन कर लेना, जल अपघटन, ठीक है। हमें जल अपघटन कराना है, जल से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन, यहां अपघटन कर लेना, होने पर हमें क्षारीय विलयन निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, क्षारीय विलयन, ठीक है, क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। बच्चों हमें क्षारीय विलयन मिलेगा, क्षारीय विलयन याद रखना, जो हमारा क्षारीय विलयन है वो मिलता है। अब हम लोग करते हैं जल से अपघटन, ठीक है, इसका हम लोग जल के द्वारा अपघटन कराते हैं। जल से अपघटन यानी कि H2CO3 कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, ठीक है। रिएक्शन जैसे हमारा ये है NaHCO3, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जल से हम लोगों ने अपघटन कराया, ठीक है, जल से अपघटन कराया। देखो मैं आपको रिएक्शन इसलिए समझाता हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का रिएक्शन भी आता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन को समझा देता हूं। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ क्या बनेगा, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का मतलब होता है यहाँ से Na आ जाएगा और यहाँ से OH आ जाएगा, यानी कि NaOH, ये हमारा क्षारीय विलयन है, प्लस कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये हमारा NaHCO3 जब जल के साथ रिएक्शन करा तो ये हमें क्षारीय विलयन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हमें क्या मिला, H2CO3, ठीक है। ये रिएक्शन है, तैयार कर लेना, एक एक हम लोग चीजों को समझेंगे। अगला बच्चों देखो, अगला है अम्ल से क्रिया। अब हम लोग इसका अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, किसका, जो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो यह अम्लों से क्रिया द्वारा लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, या फिर हमें लवण मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होगा। हम इसका अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल समझ लो, 2NaHCO3 प्लस मैंने रिएक्शन कराया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, गिव्स आउट हमें मिलेगा Na2CO3, ध्यान से समझना,
Na2CO3 प्लस H2O प्लस 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। ये हमारा बच्चों है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, एंड ये हमारा वाटर है, जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। दो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन समझा दिया। ठीक है, एक हमारा जल से अभिघटन और दूसरा हमने अम्ल से अभिक्रिया कराया। ठीक है, अब इसका उपयोग समझ लेते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक का मतलब होता है प्रयोगशाला में कुछ भी चीजें बनानी हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमाशय की अम्लता को दूर करने में, जो अमाशय होता है हमारा पेट होता है उसमें अम्लीयता जो अम्ल है उसको दूर करने के लिए, अम्ल अगर एसिडिटी जैसे कहते हैं। चर्म रोग के निदान में, अगर चर्म रोग हो जाता है तो उसके निदान में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा हमारा बच्चों बेकिंग सोडा के बारे में था। खाने वाला सोडा सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने बेकिंग सोडा के बारे में बहुत सारी चीजें समझी, आप लोगों का कैसे बनाया जाता है, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ। अब अगला हमारा टॉपिक है धामन सोडा। धामन सोडे का मतलब होता है वॉशिंग पाउडर, जिसके द्वारा आप कपड़े को धोते हो और चमकते हो, स्टाइल दिखाते हो। ठीक है, वही हमारा है ये धामन सोडा, इसको समझते हैं अच्छे से। वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाते हो तो कम से कम डेली ड्रेस जो अपना है उसको धोते होंगे कि एकदम चमकता रहे। ठीक है, तो वही चीज है हमारा बच्चों बेकिंग सोडा, सॉरी धामन सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर। समझते हैं तीन सबसे पहले पॉइंट। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। जो हमारा धामन सोडा है बच्चों, धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसमें याद रखना जो हमारा वाटर है वो बहुत ज्यादा होता है, वाटर जो है वो 10H2O होता है, मतलब 10 गुना वाटर 10H2O। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि Na2CO3 × 10H2O होता है इसमें जो हमारा अणुसूत्र, और अणुभार इसका होता है 286, यानी कि आपका 286 इसका अणुभार होता है। ये 3 पॉइंट याद कर लिया। पहला रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र है Na2CO3 एंड अणुभार है 286। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाए। जो हमारा धामन सोडा है इसको कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। देखो, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करोगे, पुनः जल से अभिक्रिया कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग पाउडर। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन, ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आ जाए। देखो रिएक्शन समझना, जैसे हमारा है Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम लोग पुनः जल से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन 10H2O के साथ। किसके साथ, 10H2O के साथ। तो हमें मिलेगा Na2CO3 × 10H2O। यही तो हमारा है बच्चों ये धामन सोडे का अणुसूत्र, यही तो हमें बनाना था, ये बन गया Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये वाटर है, जल है, और हमारा बन गया बच्चों जो सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट है, जल का कुछ मायने नहीं है, केवल ये आप लोगों का धामन सोडा को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए जल की मात्रा बढ़ाता है बस। ठीक है, बनाने की विधि समझ में आ गया। आगे देखो भौतिक गुण समझो, इसका भौतिक गुण क्या होता है। पहला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कर लेना, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखो जो आप लोग निरमा यूज करते हो, डिटर्जेंट पाउडर जैसे कपड़े धोते हो, वो सफेद रंग का होता है, कोई कोई कुछ अलग रंग का होता है, लेकिन सफेद ही रंग का ज्यादा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो होता है सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, एंड यह जल में विलीय होने के बाद पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उसमें से थोड़ा थोड़ा ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। कहीं आपका हैंड कटा हो, मतलब थोड़ा सा डैमेज हो, तो वहां अगर ये लग जाता है ना तो जलने लगता है, क्योंकि वहां क्या होता है, ऊष्मा थोड़ा थोड़ा उत्सर्जित होता है। ठीक है, विलय होने के बाद। रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे, एक ही रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, VaCl2 से क्रिया, यह VaCl2 को VaCO3 में बदल जाता है। जो VaCl2 है वो VaCO3 में बदल जाता है। कैसे, समझो। रिएक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा, रिएक्शन यही समझ लो। देखो Na2CO3, देखो Na2CO3 लेंगे, वाटर नहीं लेते। ठीक है, Na2CO3 केवल लेते हैं, और इसका BaCl2 से क्रिया कराना है, प्लस BaCl2 इससे क्रिया कराओगे,
तो किसमें बदल जाता है, VaCO3। देखो ये Va और CO3 को अपने पास ले लेता है और BaCO3 बन जाता है, और प्लस बचा क्या बच्चों, यहाँ 2Na बचता है, 2Cl बचता है, यानी कि 2NaCl कर दो। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। बस सबसे पहले आपने इसका रिएक्शन कराया वेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमारा वेरियम कार्बोनेट बन गया। देखो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, ये वेरियम क्लोराइड है, वेरियम क्लोराइड बन गया वेरियम कार्बोनेट, एंड हमारा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है। बस ये हमारा रिएक्शन हो गया, रासायनिक गुण, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे उपयोग। इसका उपयोग समझते हैं। उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उपयोग है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं ना प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप उपयोग लिख सकते हो। आग बुझाने के यंत्र में, आग बुझाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखते होंगे कहीं रेड कलर का ऐसे सिलेंडर टाइप का रखा होता है, उसमें यही होता है। जल की कठोरता दूर करने में एंड कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है, सभी को पता है, कपड़े धोने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों वॉशिंग पाउडर। अगला टॉपिक, अगला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझना। इसका रासायनिक नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नेम होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका अणुसूत्र और अणुभार हम लोग समझते हैं। अणुसूत्र कितना होता है और अणुभार, सूत्र मैं आप लोगों को समझा देता हूं। CaSO4 इंटू इसमें हाफ H2O होता है। यही तो सबसे बड़ा मैटर है, जो इसमें हाफ H2O होता है। अणुभार जो होता है ऐसा निकालोगे तो उसका 136 आएगा, ठीक है, 136। तो रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुभार, ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब हम लोग बनाने की विधि समझते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। देखो जिप्सम, जिप्सम क्या है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ 2H2O होता है, कितना, 2H2O होता है, ठीक है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हम लोग इसका फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो जिप्सम को क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर पहले गर्म कर लोगे। गर्म करने पर जब हम लोग इसका निर्जलीकरण द्वारा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं नीचे रिएक्शन, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारा है वो है, देखो हमारा जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण करेंगे। कितने, 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या बनेगा, अणुसूत्र देख लो, यही बनेगा, ठीक है। हमारा जिप्सम से बन जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस बचा क्या, दो वाटर में से, दो मॉलिक्यूल्स वाटर में से हाफ H2O चला जाएगा, तो यानी कि हाफ अगर आप निकाल दोगे तो प्लस हमारा 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 बचेगा, ठीक है। तो आप 3/2 वाटर लिख लो, इतना वाटर बचेगा, 3/2 प्लस वाटर, ठीक है। बस ये हमारा बन गया क्या, यही तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझा करो, समझ में आ जाएगा। बनाने की विधि समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं बच्चों उसके भौतिक गुण। भौतिक गुण समझो, ठीक है। भौतिक गुण है पहला, यह सफेद रंग का हमारा एक चूर्ण होता है, ठीक है, विशेष चूर्ण होता है, इसको विशेष कर लेना। एक सफेद रंग का विशेष चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलीय, अविलीय है, मतलब जल में ये अविलीय है, ठीक है। और इसका हम लोग प्रयोग जो है ना, हड्डी जब टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। रासायनिक सूत्र देखो, रासायनिक गुण, जल से क्रिया, इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। अभी जो मैंने रिएक्शन बताया है बनाने की विधि में, वही आप लोग उल्टा कर लो। जैसे हमारा CaSO4 है इंटू हाफ H2O, इसका हम लोग प्लस 3/2 जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो मिलेगा हमें जिप्सम। जिप्सम का मतलब है CaSO4 इंटू 2H2O, बस ये जिप्सम मिल गया। बस ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करा, हमें जिप्सम मिल जाएगा, ठीक है। रासायनिक गुण भी समझ में आ गया, नोट करते रहो। अब हम लोग देखते हैं उपयोग।
इसका उपयोग, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। उपयोग समझो। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है जो हमारा चिकित्सा होता है जिसमें दवाएं होती हैं, जब हैंड टूट जाता है, कुछ भी टूट जाए तो प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सांचे व मॉडल बनाने में, कोई सांचा बनाना हो या मॉडल बनाना हो, मूर्ति बनाना हो तो इसका उपयोग करते हैं। मूर्तियां या खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा उपयोग हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा पूरा टॉपिक्स क्लियर हो गए। स्टूडेंट ये चैप्टर बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, इसमें हमें इतना ही टॉपिक्स को पढ़ना था, ठीक है। आप लोगों को मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया और आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितने भी बच्चे सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड करके टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉपर बैच में हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी लगातार करा रहे हैं बच्चों। जो हमारा टॉपर बैच है, प्ले स्टोर पर सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप टॉपर बैच को ज्वाइन करो। टॉपर बैच जो है ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप टॉपर बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 साइंस का देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 बस चैप्टर खत्म। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।